हाय गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बैंक ऑडिट। ये बैंक ऑडिट है चैप्टर नंबर 10 स्टडी मटेरियल का। और ये मैं कवर करूंगा मेरे हैंड रिटन नोट से, जो कि जो कि पूरा चैप्टर को कवर करता है। ठीक है, ये स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड करके ही है। और ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हम लोग बैंक ऑडिट का वो जरूरत आया क्यों? ठीक है, क्या दिक्कतें हैं बैंकिंग ऑपरेशंस? एक नॉर्मल जनरल व्यू में अगर हम लोग देखने चाहे तो बैंकिंग ऑपरेशन मतलब क्या क्या दिक्कतें आ सकता है। क्या ह्यूज वॉल्यूम और कम्प्लेक्सिटी, मतलब बहुत वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन, बहुत करोड़ों लोग ये सारे ट्रांजेक्शन करते हैं। फिर बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है बैंक। फिर क्या है कि लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विस यूज होता है, ऑब्वियसली ऑफर किया जाता है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी ऑब्वियस है कि भाई टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज होता है। स्ट्रिक्ट विजिलेंस बाय द बैंकिंग रेगुलेटर, मतलब आरबीआई। आरबीआई स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखता है बैंक, कोई भी बैंकिंग कंपनी हो उसके ऊपर। ठीक है, नॉन मतलब हाँ बैंकिंग। तो अल्टीमेटली कितने तरीके के बैंक होते हैं टोटल? एक आप ब्रॉड व्यू में टोटल 6 तरीके के बैंक होते हैं। क्या क्या? कमर्शियल, कोऑपरेटिव, रीजनल रूरल बैंक मतलब आरआरबी, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैं रीजनल रूरल बैंक को अभी अभी या फिर उसके बाद भी मैं नॉर्मली आरआरबी बोलूंगा। ठीक है, तो आप समझ लें। तो क्या क्या है? कमर्शियल, कोऑपरेटिव, आरआरबी, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमर्शियल, कोऑपरेटिव, आरआरबी, पेमेंट बैंक, डेवलपमेंट, स्मॉल फाइनेंस बैंक। कमर्शियल बैंक क्या है कि इट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग सॉल्यूशन। मतलब क्या है, ये कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक, मतलब ये जो तरीके के बैंक होते हैं ये सबसे ज्यादा स्प्रेड होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा चीजों को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे जियोग्राफिकल एरियाज पे फिर बहुत सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस वो लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पीएनबी हो गया, फिर ये हो गया, आईडीबीआई हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, पीएनबी आईडीबीआई नहीं, पीएनबी हो गया, फिर आपका एसबीआई हो गया, कोई भी आप नॉर्मल बैंक चूज कर लो वो। ठीक है, ये 2 बार प्रोवाइड हो गया, इसको थोड़ा करना पड़ेगा। प्रोवाइड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू जनरल पब्लिक एंड अदर सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली नॉर्मली कमर्शियल बैंक क्या करता है कि वो जनरल पब्लिक और अदर सेगमेंट, मतलब जनरल पब्लिक को तो देते ही है, या उसके साथ साथ बिजनेस हो गया, कोई भी अलग कोई भी पार्टी हो गया, उन लोगों को प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका 2 मेन फंक्शन क्या है कि एक है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, मतलब एक तरीके से पैसा लो, एक तरीके को पैसा दो। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या है कि फंक्शंस लाइक कमर्शियल बैंक। कोऑपरेटिव बैंक क्या करते हैं, वो काम कमर्शियल बैंक की तरह ही करता है लेकिन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल। मेनली ये क्या करता है, एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को वो कैटर करता है। ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है, गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपको याद रखना पड़ेगा ऑब्वियस, ये कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो हम लोग 2 चीजें अभी तक देखे, कमर्शियल, कोऑपरेटिव। कमर्शियल बैंक वो मोस्ट वाइडस्प्रेड बैंकिंग सॉल्यूशन है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस जनरल पब्लिक और अदर सेगमेंट्स को देता है। तो उसके 2 मेन फंक्शन क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग एडवांसेस। कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक कमर्शियल बैंक का तरह ही काम करता है, लेकिन वो नॉर्मली क्या है, रूरल सेक्टर में काम करता है और सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, आपको ये समझ में आया? सही। एग्जांपल्स ये है, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक आप लाइक उसके नाम से ही समझ पाओगे, ये रूरल एरियाज पे सेटअप होते हैं। ठीक है, मतलब गांव देहाती के जगह पे। कैटर्स टू बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द रूरल, मतलब छोटे मोटे लोन हो गया, फिर सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना हो गया, मतलब वो छोटे मोटे डिपॉजिट लेना हो गया, ये सारे। ठीक है, जैसे कि पंजाब ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद ग्रामीण बैंक, वेस्ट बंगाल का पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक है, तो ऐसा। ठीक है, बहुत सारे ग्रामीण बैंक है। तो रीजनल रूरल बैंक करता है वो सेटअप इन रूरल एरियाज और बेसिक बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स रूरल कम्युनिटीज प्रोवाइड करता है। सही। पेमेंट बैंक नया नया चालू किया है कॉन्सेप्ट। पेमेंट बैंक क्या है, आपको पता ही होगा। पेमेंट बैंक जैसे कि पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ये सब। तो ये न्यू टाइप ऑफ बैंक है। ठीक है, इसमें क्या है कि
डिपॉजिट लेना तो अलाउ है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड, कि आपको एफडी कराना पड़ेगा, फिर ये सब फिर इसमें आप करंट और सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन आप एटीएम मतलब डेबिट कार्ड आप इशू नहीं कर सकते। नहीं, एटीएम और डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हो, लेकिन मतलब ऑब्वियसली वो थोड़ा देख के होता है। तो आप एटीएम और डेबिट कार्ड भी इशू करते हो, और इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग तो होता ही है, ठीक है। तो क्या क्या अलाउ है, मतलब पेमेंट बैंक में क्या है, ये न्यू टाइप ऑफ बैंक है। अलाउ क्या क्या है, अलाउ है एक्सेप्टेड रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, करंट और सेविंग अकाउंट आप खोल सकते हो, एटीएम कार्ड भी इशू कर सकते हो, और इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग भी कर सकते हो। ये तो इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग तो कर ही सकते हो, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कि पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक तो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग तो करता ही है। नॉट अलाउड क्या है, नॉट अलाउड क्या है कि इसमें आप लोन नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको वो सब कमीशन वमीशन से आपको पैसा जो भी आप इनकम करना है कर पाओगे, या फिर दूसरा कोई भी अगर आपको कुछ भी बिजनेस मॉडल हुआ वो अलग बात है। तो नॉर्मली ऐसा ही है, लेकिन आप लोन नहीं दे सकते और क्रेडिट कार्ड आप इशू नहीं कर सकते। क्रेडिट कार्ड भी एक तरीके का लोन ही हुआ, तो आप इशू लोन नहीं इशू करते और क्रेडिट कार्ड नहीं इशू करते, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट, सही। डेवलपमेंट में it had been conceptualized to provide funds for infrastructure facilities important for the economic growth of the country। ये क्यों बनाया गया है, थोड़ा सा ये पता है, थोड़ा सा छोटा छोटा हो गया, ठीक है, कोई नहीं। आप लोग ये वाला जो पेज है ना, बस ये वाला थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, मतलब थोड़ा छोटा छोटा हो गया है। हाँ, तो इट हैड बीन कंसेप्चुअलाइज्ड टू प्रोवाइड फंड्स फॉर, मतलब नॉर्मली क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है ना, कि आपको कोई डैम बनाना हुआ या फिर रोड बनाना, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको बनाने के लिए नॉर्मली डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था, ठीक है। जिसमें क्या है, आईडीबीआई, आईएफसीआई और एसआईडीबीआई, ठीक है। एग्जाम्पल्स ये सारे, जो भी एग्जाम्पल्स है ये आप रट लो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, नॉर्मली आईसीआई क्या करता है, और नॉर्मली आईसीआई ये सबसे बहुत कम ही क्वेश्चन पूछता है, या फिर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि आपको ये क्या है, मतलब छोटा शॉर्ट नोट में आप बोल दो कि डेवलपमेंट बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है। कमर्शियल बैंक, वाइस पेड ऑफ बैंक, वो मेनली दो तरीके, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन्स, ये सारे में ही डील करता है, वो मेन फंक्शंस है। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कमर्शियल बैंक की तरह ही है, लेकिन वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे ऊपर बेस्ड है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। नॉर्मली एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर्स पे ये कैटर करता है। रीजनल रूरल बैंक नॉर्मली रूरल एरियाज पे और बेसिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नीड्स को वो सेटिस्फाई करता है। पेमेंट बैंक नया नया आया है, अलाउ क्या है, एक्सेप्टिंग रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, ओपनिंग करेंट एंड सेविंग अकाउंट। आपको अगर पीछे से अगर कुछ साउंड हो प्लीज आप थोड़ा बेयर करना, क्योंकि मेरे पीछे अभी पूजा के टाइम है तो फंक्शंस हो रहे हैं। एटीएम एंड डेबिट कार्ड इशू करता है, फिर इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग चलाता है। और नॉट एक्सेप्टेड क्या है, नॉट अलाउड क्या है, लोन्स सैंक्शन करना और क्रेडिट कार्ड को आप इशू करना, ठीक है। डेवलपमेंट बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को डेवलप करने के लिए, उसको पैसा देने के लिए मेनली वो बनाया गया है, आईडीबीआई, आईएफसीआई और एसआईडीबीआई, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अभी अभी आया है। इट हैड बीन सेट अप बाय द आरबीआई टू मेक अवेलेबल बेसिक फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटीज टू unserved and unrecognized sectors like small marginal farmers हो गया, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस यूनिट्स हो गए, ये सब, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है कि पीछे से अगर बहुत ज्यादा साउंड आ रहा होगा तो सॉरी, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। स्मॉल फाइनेंस बैंक है कि वो मेनली सेटअप है आरबीआई के ऊपर, मतलब वो आरबीआई ने सेटअप किया अभी अभी टू मेक अवेलेबल बेसिक फाइनेंशियल, जो बेसिक फाइनेंशियल और बैंकिंग फैसिलिटीज है उसको अवेलेबल करने के लिए टू द अनरिजर्व एंड अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स। अनरिजर्व और अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर्स क्या क्या है, स्मॉल मार्जिन, मतलब जो छोटे छोटे फार्मर्स हो गया, फिर स्मॉल एंड माइक्रो जो बिजनेस यूनिट्स हो गए, वो सब के लिए। उसके एग्जांपल्स क्या है, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। अभी इन लोगों का गवर्निंग बॉडी कौन, जो भी बैंक्स है उनका गवर्निंग बॉडी कौन गवर्न करता है, ये करता है आरबीआई। तो आरबीआई की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एनबीएफआई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और क्या है, डिटरमाइनिंग इन कंजंक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनेटरी एंड फाइनेंस, मतलब
सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके मॉनेटरी और जो क्रेडिट पॉलिसी है उसको डिटरमाइन करना एंड रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। रेगुलेटर तो मैं बोल ही दिया कि आरबीआई, वो इसके अलावा क्या क्या है, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और डिटरमाइनिंग मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आरबीआई का, मतलब ऑब्वियसली रेगुलेटर ऑफ बैंक वो छोड़ के डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंकिंग बैंक्स, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और क्या है, डेवलप करना, डिटरमाइनिंग मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी। सही है। फंक्शंस क्या है, इशुएंस ऑफ करेंसी, रेगुलेटिंग द करेंसी इशू, एक्टिंग एज अ बैंकर टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एक्टिंग एज अ बैंकर टू द बैंक्स। उसका मेन फंक्शंस क्या है, करेंसी को इशू करना, रेगुलेट करना कि कितना करेंसी इशू होगा, क्या होगा, एक्टिंग एज ए बैंकर टू द सेंट्रल ऑफ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट का बैंकर है, गवर्नमेंट का भी बैंकर आरबीआई है और बैंकर का भी बैंकर आरबीआई। सही है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डेवलपमेंट एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और क्या है कि मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी को डेवलप करना, डिटरमाइन करना, और रेगुलेटिंग द बैंक्स, वो तो अलग है ही है। और फंक्शंस क्या है, इशुएंस ऑफ करेंसी, करेंसी को रेगुलेट करना, इशू और करेंसी का जो इशू है उसको रेगुलेट करना, एक्टिंग एज अ बैंकर टू द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक्स। अभी बैंक ऑडिट अप्रोच, मतलब आप करोगे कैसे, लाइक उसका आप बैंक ऑडिट को अप्रोच कैसे करोगे। पहले तो आप एक ऑडिट प्लान ड्रॉ करोगे, स्वाभाविक सी बात है। एंड ऑडिट प्लान, अभी ये जो ऑडिट प्लान है वो किसके ऊपर बेस्ड करके होना चाहिए, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ 2 मिनट रुकिए। नेचर ऑफ, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, level of compliance based on previous reports, and audits based on the inadequacy in or breach of internal control and the familiarization exercise carried out। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑडिट प्लान है आपका तो एक ऑब्वियसली नेचर और लेवल ऑफ, मतलब कितना उसका ऑपरेशन कितना वास्ट है, क्या क्या उसमें, क्या वो ऑपरेशन में क्या क्या काम होता है उसमें। ठीक है, फिर हो गया कि जैसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे बैंक का एक हेड ऑफिस हो गया, फिर जो नॉर्मल ब्रांच है, ब्रांच का भी एक रूरल ब्रांच हो गया, फिर एक मेट्रो सिटीज में बेस्ड करके ब्रांच हो गया, वो सारे का अलग अलग ऑपरेशन है, वो अलग अलग चीजें होता है उस हिसाब से। उसके बाद कोई भी अगर एडवर्स फीचर्स या फिर जो भी ऑब्जर्वेशन आया, ठीक है, मतलब जो भी उसका प्रीवियस जो भी ऑडिट हुआ रहेगा उसमें कैसा कंप्लेंस का लेवल है, कि कितना कंप्लेंस करता है, अगर नहीं करता है तो क्या नहीं करता है, उस ऊपर बेस करके फिर कितना रिस्क है कि मतलब इंटरनल कंट्रोल ब्रीच हो रहा है कि नहीं, वो सारे के ऊपर बेस करके ऑडिट प्लान तैयार होता है। ठीक है, ड्राइंग एंड ऑडिट प्लान किसके ऊपर, नेचर एंड लेवल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ एडवर्स फीचर्स, compliance level of compliance based on the previous reports, or audits based on the inadequacy or in breach of internal control and the familiarization exercise carried out। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट एट बैंक, कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑब्वियसली जब भी आप ऑडिट करने जाओगे बैंक के, तो आप तो उनके पहले कंट्रोल को देखोगे ही ना, तो उसमें क्या देखोगे, बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल्स टू मिटिगेट इट्स रिस्क। एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मिटिगेट इट रिस्क का मतलब क्या है कि देखो, जब भी आपका एक बैंक होगा तो ऑब्वियसली उसका एक मतलब एक बैंक को अल्टीमेटली चलाता कौन है, उसके एम्प्लॉइज, तो उसमें एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि सोचो कि आप बोल रहे हो कि मेरा 10,000 का खर्चा हुआ, कोई भी पेपर का, बैंक में बहुत सारे कागज का काम होता है, कोई भी पेपर के लिए मेरा 10,000 का खर्चा हुआ है, उसका जो भी आप मतलब नॉर्मली क्या होता है, मैं कॉर्पोरेट करता हूँ तो मेरे को पता हो, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि सारे जो बैंक के जो मैनेजर्स हैं ना, उनको अपना आईडी देना होता है कि मेरा आईडी से ये अप्रूव हो रहा है, कि भाई ये पैसा जो भी है वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे लगा है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू
इसमें एप्रोप्रिएट कंट्रोल में क्या क्या आएगा? इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या, कि जो भी फ्रंट एंड बैक ऑफिस है, मतलब उसमें इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। जैसे बहुत सारे बैंक्स, मतलब बैंक्स में क्या होता है कि एक जोन बन जाता है। जैसे सोचो कि मुंबई का जोन है, तो वो मुंबई के जोन में एक हो गया डोंबिवली। डोंबिवली में जितना भी लोन्स होगा वो एक ब्रांच से होगा, ठीक है, या फिर एक ऑफिस है उसी से होगा। 10 लाख के ऊपर या फिर 15 लाख के ऊपर जो भी लोन्स होगा वो इससे होगा। ये वाले एक अलग सा ऑफिस है उससे होगा। तो ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज की 10 लाख के ऊपर आप करो, 10 लाख के नीचे ब्रांच वाले करेंगे, ऐसा। फिर एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस, मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है या फिर जो भी हम लोगों का भी पोजीशंस है, खर्चा का हो गया, लोन्स का हो गया, कुछ भी का हो गया, तो एक्यूरेट मेजरमेंट और रिपोर्ट करो। वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब क्या, कि जो भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है वो वेरीफाइड हो और मतलब उसको पहले अप्रूवल दिया गया, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो अनअप्रूव्ड एक्सपेंस हो गया, अनअप्रूव्ड ट्रांजैक्शन, कि उसका आपको पावर है ही नहीं या फिर आपने अप्रूव किया ही नहीं। कि बोलो कि 10,000 का मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन आप जो मैनेजर है वो खुद अप्रूव किया ही नहीं, तो आप ट्रांजैक्शन किए कैसे, ठीक है। सेटिंग अप लिमिट्स, मतलब क्या, इससे ऊपर नहीं जाना। आप ड्राइंग पावर ये सब का लिमिट्स आप पढ़ोगे आप बाद में। रिकंसिलिएशन ऑफ पोजीशंस एंड रिजल्ट्स, मतलब अगर आपको सिस्टम में कुछ दिखाया जा रहा है, जैसे कि ये सोचो कि आपको सिस्टम में ऐसा दिखाया जा रहा है कि मेरा 10 लाख का लोन है, लेकिन आपके जो भी मैनुअल या फिर रजिस्टर है या कुछ भी है उसमें आप दिखा रहे हो कि 5 लाख का लोन है, या फिर 10 लाख नहीं, उतना डिफरेंस होता नहीं है, 9.5 लाख या फिर ऐसे। तो क्यों है इतना डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो भी पोजीशन है उसका रिकंसिलिएशन होना चाहिए प्रॉपर्ली। फिर क्या है, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शंस, मतलब अगर कोई भी एक्सेप्शन हुआ, मतलब जो जो होना चाहिए था, अगर ये काम एक सर्टेन वे में होना चाहिए था, अगर वो नहीं हो तो उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करो, ठीक है, ये भी होना चाहिए। और फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटीजेंसी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब क्या, आपको पता होगा कि बैंक में बहुत सारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, फिर डिमांड ड्राफ्ट होता है, बहुत सारी चीजें होता है जो कि एक सिक्योरिटी है। जैसे कि सोचो कि आपको अगर लोन लेना तो आप गोल्ड जमा दोगे, मतलब अगर गोल्ड लोन लेना होगा तो आप गोल्ड जमा दोगे, तो वो भी एक सिक्योरिटी, ठीक है। तो जो भी फिजिकल सिक्योरिटी है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, उसका रजिस्टर मेंटेन करना, कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सारे का एक प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। उससे क्या होगा, तो मिटिगेट, मतलब रिस्क को मिटिगेट आप कर सकते हैं। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या होना चाहिए, effective segregation of data, accurate measurement and reporting of positions, accurate measurement and reporting of positions, verification and approval of transactions, setting up limits, reconciliation of positions and results, ठीक है। मतलब जो भी positions है, जैसे कि सोचो मैं बोला जैसे कि लोन्स एंड एडवांसेस का जो भी पोजीशन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो रहा है, और अगर कुछ आपको मिसमैच मिला तो वो क्यों हो रहा है उसको रिकंसाइल करो। फिर अगर कोई भी एक्सेप्शन हुआ कि अगर मेरे को ये चीज है ये सर्टेन वे में होना चाहिए था, वो अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उसको आपको रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। कि अगर सोचो कि आपको एक बोला गया है कि ये एक्सपेंस पहले जो डिप्टी मैनेजर वो अप्रूव करेगा, फिर मैनेजर अप्रूव करेगा, फिर होगा। तो अगर ऐसा नहीं हो गया, सिर्फ डिप्टी मैनेजर अप्रूव कर दिया हो गया, लेकिन मैनेजर अप्रूव किया ही नहीं, तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो ये जो एक्सेप्शन है इसको रिपोर्ट करो, ठीक है। फिर फिजिकल सिक्योरिटी एंड कंटीजेंसी प्लानिंग, मतलब कि अगर कुछ भी गलत सलत हो गया अचानक से तो उसका आप करोगे क्या, उसको टैकल कैसे करो, ठीक है। द फॉलोइंग आर सर्टेन कॉमन क्वेश्चंस and or steps which have to kept in mind while undertaking by performing control activities, ठीक है। तो ये जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है ये आपको माइंड पे रखना पड़ेगा कंट्रोल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने या फिर मतलब अंडरटेकिंग ऑब्वियसली परफॉर्म करने, ठीक है। क्या क्या है, हु में क्या बोला है, अच्छा ये थोड़ा देख के पढ़ना कि पता नहीं आईसीआई का कभी भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। हु मतलब क्या, कि हु परफॉर्म्स द कंट्रोल, मतलब ये जो कंट्रोल का आप चेक कर रहे हो ये करता कौन। जैसे कि सोचो कि फाइल मैनेज करना, तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो लोन सैंक्शन करनी ये किसका, ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस हिसाब से does the above person have requisite knowledge and authority to perform the control,
मतलब जो भी वो कंट्रोल परफॉर्म करे वो क्या उसका रिक्विजिट जो भी उसका नॉलेज होना चाहिए वो है क्या। What evidence is available to demonstrate what the control is performed? आपके पास एविडेंस क्या है कि जो कंट्रोल है वो परफॉर्म हुआ है, जो लोन है वो प्रॉपर्ली आपके नाम पे सैंक्शन हुआ है, उसका आपका एविडेंस क्या है। आपका नाम का साइन या फिर आपका जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा वो सारे देके ही आप किए होंगे, तो वो सारे when and with what frequency is the control performed। मतलब जैसे ये हर दिन परफॉर्म होता है कंट्रोल, या फिर महीने में एक बार परफॉर्म होता है, या फिर महीने में 10 दिन परफॉर्म होता है, कभी परफॉर्म होता है और कौन से कितने फ्रीक्वेंसी में परफॉर्म होता है। इज द फ्रीक्वेंसी इनफ टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्या जो भी फ्रीक्वेंसी में ये कंट्रोल परफॉर्म होता है वो क्या इनफ है टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। where मतलब क्या, where is the evidence of performance of the control detail, for how long is evidence obtained, is the evidence obtained and is the evidence accessible or available for all। where मतलब क्या है कि पहले तो जो भी आपका कंट्रोल का एविडेंस है कि आप वो परफॉर्म किए तो रखेगा, ठीक है, या तो आपका सिस्टम में होगा या तो फिजिकल फॉर्म में होगा। अगर फिजिकल फॉर्म में है तो आप कहाँ रखे हो और कितना टाइम लगता है कि उसको ऑब्टेन करने में, वो जो एविडेंस है उसमें उसको ऑब्टेन करने में कितना टाइम लगता है। एंड जो भी एविडेंस है वो क्या ऑडिट के टाइम पे एक्सेसिबल है या फिर अवेलेबल है क्या। भाई अल्टीमेटली अगर सोचो कि आप एविडेंस तो है कि भाई ये जो लोन है ये मैनेजर ने साइन किया, तो आपका ऑब्वियसली सैंक्शन लेटर या फिर जो भी आपका पेपर ओपर होगा उसमें आपका साइन होगा। ऑडिटर आया, ऑडिटर बोला कि ठीक है आप मेरे को सैंक्शन लेटर दिखा दो, सैंक्शन लेटर ही नहीं है, तो उसका फायदा क्या। ऑडिटर को पता कैसे चलेगा कि आप आपके नाम पे ही लोन सैंक्शन हो रहा है कि नहीं। why is the control being performed and what type of errors are prevented or directed through the performance of। मतलब क्या, एक तो है ये कंट्रोल क्यों परफॉर्म हो रहा है एंड व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ। मतलब किस टाइप का एरर ये जो कंट्रोल आप परफॉर्म कर रहे हो, किस टाइप का एरर आप प्रिवेंट या फिर डिटेक्ट करो। सोचो कि ये लोन सैंक्शन का ही पेपर, लोन सैंक्शन हो रहा है आपके नाम पे, मतलब मैनेजर के साइन के हिसाब से, मैनेजर के एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से, तो ये क्यों हो रहा है, ये क्या प्रिवेंट करता है या फिर डिटेक्ट करता है। ये प्रिवेंट करता है कि जो अनऑथराइज्ड लोन सैंक्शन है वो नहीं हो। अगर जो मैनेजर है वो खुद साइन कर रहा है तो ऑब्वियसली मैनेजर देख दुख के ही साइन कर रहा है, ठीक है। How is the control performed? What are the control activities? Can these activities be bypassed and can the bypass if any be detected? मतलब पहले तो कंट्रोल कैसे परफॉर्म हो रहा है, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, मतलब कंट्रोल एक्टिविटी में क्या क्या है कि आप क्या क्या कर रहे हो, साइन कर रहे हो फिर स्टैम्प कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। फिर कैन दिस एक्टिविटीज बी बाईपास, ये जो एक्टिविटी है क्या इसके अलावा आप कर सकते हो, जैसे कि लोन सेक्शन क्या मैनेजर के साइन के या फिर मैनेजर का जो एम्प्लॉय आईडी उसका अलावा भी हो सकता है। और अगर हो सकता है तो वो आप डिटेक्ट कैसे करोगे कि भाई ये बाईपास हो गया मेरे से, ठीक है। तो मुंह पे देखेंगे क्या कौन परफॉर्म कर रहा है एंड वो उसके पास क्या रिक्विजिट नॉलेज है कि नहीं। एविडेंस वार्ड में देखेंगे क्या एविडेंस अवेलेबल है वो प्रूफ करने के लिए कि कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है। कितना वेन में देखेंगे कितना फ्रीक्वेंसी में हो रहा है और फ्रीक्वेंसी क्या इनफ है टू प्रिवेंट डिटेल। सोचो कि एक काम हर दिन करना चाहिए लेकिन आप महीने में एक बार कर रहे या फिर साल हफ्ते में एक बार कर रहे तो ऑब्वियसली वो इनफ नहीं होगा टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड करेक्ट द रिस्क ऑफ मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। where is the evidence of the performance of the control detail, मतलब जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है उसका एविडेंस रिटेन का हो रहा है, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग इज द एविडेंस ऑब्टेन, मतलब कितना देर लग रहा है वो एविडेंस ऑब्टेन करने में, और जो भी एविडेंस है वो क्या अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ ऑडिट, ठीक है। ये पॉइंट वाई में क्या है, वाई इज द कंट्रोल बीइंग परफॉर्म एंड व्हाट टाइप्स ऑफ एरर आर प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, ठीक है। क्यों परफॉर्म हो रहा है और कौन सा एरर है जिसको हम लोग प्रिवेंट और डिटेक्ट करें। और हाउ में क्या है, हाउ इज द कंट्रोल परफॉर्म, व्हाट आर द कंट्रोल एक्टिविटीज, कैन द एक्टिविटीज बी बाईपास एंड कैन द बाईपास बी डिटेक्टेड। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नॉर्मली कितने टाइप के ऑडिट रिपोर्ट होता है।
ठीक है, नॉर्मली कितने टाइप का ऑडिट, नॉर्मली 6 टाइप के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं। तो मैं इसको मेनली क्या दो टाइप का मतलब बनाने का कोशिश किया। एक है लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, एलएफएआर। एलएफएआर आप जब भी आप प्रैक्टिकल में जाओगे तो वो मेनली क्या होता है कि एक ऑडिट रिपोर्ट है जिसको हम लोग लास्ट टू लास्ट 30 जून में हम लोगों को जमा करना होता है, लाइक रिपोर्ट को सबमिट करना होता है, ठीक है। और अदर रिपोर्ट क्या क्या है, अदर रिपोर्ट्स ऑन किस चीज में, एजुकेशन, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट। इसको आपको अभी नहीं जानना होगा एसएलआर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये कोई एग्जाम के लिए रिलेवेंट भी नहीं है, एसएलआर रिक्वायरमेंट्स क्या है इसको जानना। एडवांस क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज, फिर क्या है कि मतलब आपको जितना लोन हो रहा है, फिर अगर सोचो 100 रुपए, आप 100 रुपए में से 100 रुपए तो आप किसी को लोन नहीं दोगे, अगर 100 रुपए में से कोई बंदा पैसा लेने आ गया तब तो हो गया आपका। तो 100 रुपए में नॉर्मली क्या होता है 20-30% हम लोग रख के फिर हम लोग लोन देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो कि 10 रुपए आप रखो। फिर whether key operation conducted in accordance with the RBI instruction and whether any serious irregularity notice in the working of the bank requiring immediate attention। क्या अदर रिपोर्ट्स ऑन, कौन कौन से रिपोर्ट्स है, किस किस चीज के ऊपर रिपोर्ट्स है, एक है एलएफआर है और अदर रिपोर्ट्स ऑन एजुकेशन, ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, एडवांस क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज ये याद रखना, एडवांस क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज, whether credit operations conducted in accordance with the RBI instructions, and अगर कोई other irregularity है जो कि immediate attention मांगता है, ठीक है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, एजुकेशन एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट, एडवांस क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इन रूरल एरियाज, whether credit operation undertaken in RBI as per RBI instructions, and whether any other irregularity notice in the working of the bank requiring immediate attention, ठीक है। Nationalized bank में the auditor is required to make a report on to the central government in which he has to state the following। Nationalized bank में थोड़ा अलग है कि आपको ये जो भी आपको एक ऑडिट रिपोर्ट देना होता है उसमें ये सारे जो भी फॉलोइंग मैटर्स है उसका भी आपको बोलना होता है, ठीक है। उसके ऊपर भी आपको रिपोर्ट बनाना होता है। पहले तो क्या है कि जो भी बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगा नहीं। अगर कोई ऐसा कोई भी है क्या कि जिसका ट्रांजेक्शन है बट वो पावर ऑफ द बैंक पे नहीं, मतलब बैंक का पावर ही नहीं है वो ट्रांजेक्शन करने का, बट फिर भी वो कर चुका है, whether or not returns received from the branches and offices found for found adequate होगा। सॉरी अभी जस्ट थोड़े थोड़े पहले ही मैंने अभी इसका ये किया है ना, खत्म किया है मोज बनाना, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा प्रूफ चेकिंग लगेगा। 2 मिनट। अरे यार क्या हाँ एडिक्वेट होगा, ठीक है। एडिक्वेट होगा तो हो गया अभी। अ, 2 मिनट। सॉरी आप लोगों का आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्किप कर सकते हो, रिकॉर्डिंग ही है तो मतलब दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। ठीक है।
returns received from the branches and offices found adequate for the audit and any other matters which he considers should be brought to the notice of the central government. मतलब नेशनलाइज बैंक को कौन कौन से मैटर पे रिपोर्ट करना है? एक है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू और फेयर व्यू दिखा रहा है कि नहीं, whether or not transaction have been made within the power of the bank, whether or not returns received from the branches and offices found adequate for the audit and any other matters which he considers should be brought to the notice of the. तो एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिख रहा है कि नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन वो क्या बैंक का जो भी पावर है उससे बियॉन्ड हुआ है कि नहीं, whether or not returns मतलब जो भी रिटर्न्स ब्रांचेस या फिर ऑफिसेस से मिला है वो एडुकेट फॉर द ऑडिट है कि नहीं, और क्या है एनी अदर मैटर्स व्हिच ही कंसीडर्स टू बी इम्पोर्टेंट, मतलब अगर कोई भी मैटर है जो जिसको ऑडिटर को लगता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा आज ना पीछे से बहुत ज्यादा ही साउंड आ रहा है तो मैं ये रिकॉर्डिंग अभी इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले दिन मैं और दूंगा और ऐसा होगा तो एग्जाम के करीब मैं एक पूरा बैंक ऑडिट का एक वीडियो ले लूंगा, वो एक ही वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं तक, बाय।